वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आज हम मिले हैं एक नई स्टोरी के लिए और वो स्टोरी है गाइस थोड़ी लंबी होगी, देखिएगा जरूर। स्टोरी ठीक है, आपको पसंद आए तो आप लोग बताइएगा कैसी रही। ये स्टोरी है एक मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम एक शादीशुदा थी और ये घटना तब की है जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तब ये दोनों साहिल लुधियानवी और अमृता प्रीतम का परिवार आज के पाकिस्तान में रहा करते थे। उस समय तो इंडिया ही था, लेकिन आज के पाकिस्तान में रहा करते थे। जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ गाइस, तो दोनों लोग एक मुंबई चले गए, साहिल लुधियानवी मुंबई चले गए और अमृता प्रीतम दिल्ली में आ गई। अमृता प्रीतम का परिवार दिल्ली में आ गया। यहीं पे इन लोगों ने चांदनी चौक या कहीं पे दुकान लिया, सदर बाजार में इनकी दुकान वगैरह लेकर के ये लोग अपना बिजनेस करने लगे, उनके हस्बैंड। कुछ दिनों बाद अमृता प्रीतम को लिखने का, शायरी वगैरह लिखने का, बुक्स वगैरह, मतलब शायरी ही मेन लिखने का उस समय और बनाने का शौक था। तो इनका हुआ कि नहीं, मुझे इसमें काम करना है, शायरी वगैरह, मुशायरे वगैरह में जाने का इनका वो होने लगा। और इनका कनेक्शन जाते आते साहिल लुधियानवी से हो गया। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए। धीरे धीरे मिलते, मुलाकातें इनकी मुशायरों में ही हुआ करती थी, ऐसे नहीं कि हमेशा जहां तहां जब तब मिल रहे हैं। इसके बाद ये चले गए, साहिल चले गए थे मुंबई। कुछ दिनों बाद अमृता ने अपने हस्बैंड को बोला कि दोनों बच्चे आप संभालिए। अमृता के 2 बच्चे थे, शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, बच्चे संभालिए और मैं जा रही हूँ मुंबई, उस समय का बॉम्बे। प्रीतम सिंह उनके हस्बैंड, अमृता जी के हस्बैंड प्रीतम सिंह कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं बच्चों को देख लूंगा, अच्छे से ही बोला। ये चली गई बोल के। कुछ महीने रही साहिल के साथ। तो जब ये दिल्ली में थी तो भी साहिल आया करते थे और लास्ट लंबे टाइम तक वो आते रहे। तो उन्होंने जिक्र किया कि साहिल के होठों से लगी हुई सिगरेट के जो बट्स थे, जो कि वो आधा ही पिया करते थे, आधा फेंक दिया करते थे। तो साहिल के चले जाने के बाद अमृता उनकी करीबी को फील करने के लिए साहिल के करीब को फील करने के लिए उस सिगरेट के बट को उठाकर दोबारा जलाती, होठों से लगाती और ये फील करती कि हम साहिल के करीब हैं। ये उंगलियों में जो दबा के सिगरेट साहिल पिया करते थे, तो उन्हें ये फील होता था कि साहिल की उंगलियां मेरे उंगलियों में टच है, मैं उनको टच कर रही हूँ, छू रही हूँ। ये सब एक काल्पनिक प्यार होता है ना गाइस। जब इंसान प्यार में डूबता है तो इन छोटी छोटी चीजों में भी बहुत कुछ पा लेता है। वो फील कर पाता है उस पर्सन को, उस इंसान को जिससे वो प्यार करता है। और वो सिगरेट के धुएं उन्हें खुशबू की तरह लगते थे। साहिल के प्रेजेंट्स को फील कराते थे साहिल के चले जाने के कई घंटों बाद तक। ये अमृता जी का कहना है। तो ये मुंबई में जब गई और वहां पे इन्होंने चाय पिया था, जो दोनों बैठ के जो कप में चाय पिए साहिल के घर पे, उस चाय का कप जमाने तक साहिल ने धोया नहीं था, धुलवाया भी नहीं था, ना धोया था। उस जूठे कप को उन्होंने भी एक यादगार, एक प्यार को संभाल के रखा था। क्योंकि किसी भी यूज की हुई चीज को भी अगर आप देखते हैं, उस इंसान की कोई भी यूज की हुई चीज आपके सामने होती है, तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, यादें ताजा रहती हैं। और वो उस चीज को जब जब आप देखेंगे तो आप हमेशा तुरंत कनेक्ट कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा कनेक्ट करने में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ डेथ होती है
किसी पर्सन की, तो उसकी सारी चीजें हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखने से याद बढ़ती जाएगी, याद आएगी। तो इसलिए साहिर ने उस कप को धोया नहीं, धुलवाया नहीं, कई महीने सालों तक वो कप जूठा ही, जिस शेप में जहां जूठा लगा था चाय या जो भी, वो ऐसे ही सालों तक रहा। और उधर वो जूठा कप रखते रहे, इधर ये सिगरेट्स के बट भी इकट्ठा करके रखती थी, अपना पिया हुआ भी ये रखा करती थी। तो ये तो रहा। लेकिन वहां जब ये गई थी और वहां से जब आ गई दिल्ली, और दिल्ली में रह के इन्होंने अपना काम शुरू किया, मुशायरे का, लिखने का, कविताएं लिखने का, बुक्स लिखने का। तो इस बीच साहिर का भी कहीं एक लड़की थी, उस समय न्यू एक सिंगर निकली थी, स्टार्टिंग थी उनकी, सुधा मल्होत्रा, बहुत प्यारी आवाज थी, गाने सुनिएगा उनकी कभी। उनसे इनका अफेयर हो गया साहिर लुधियानवी का। और अमृता से जो इनका रिश्ता था वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंटरकास्ट थे साहिर, और ना फैमिली वाले एक्सेप्ट करते और ना ही साहिर इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। और बाद में साहिर का ये बयान आया कि नहीं, ये जो भी प्रेम था, जो भी ये चीजें पब्लिक में आ रही है, वो सिर्फ एक तरफा था, अमृता की तरफ से था, मेरी साइड से इतना कुछ नहीं था। जस्ट एक जितना ये दिखाया जा रहा उतना मेरे पास नहीं था, और मैं इतना डीपली नहीं था, ऐसा उन्होंने बोला। और ये सुधा मल्होत्रा की तरफ मुड़ गए थे। हालांकि वहां से भी उनका ब्रेकअप हो गया टाइम के साथ। लेकिन अमृता साहिर लुधियानवी को नहीं भूली, ये भी फैक्ट है, 100% फैक्ट है। साहिर का कहना भी सही हो सकता है कि हो सकता है अमृता जी ने बहुत ज्यादा प्यार किया हो, अमृता जी ने ही प्यार किया हो। तो अब जब ये काम करने के लिए दिल्ली में रह रही थी, एक किराए पे रूम लेकर के रह रही थी अकेले, और ये उस समय वहां अकेले रह के बुक्स लिखा इन्होंने, कई सारी बहुत सारी बुकें, कम से कम 50-100 बुक्स लिखी हैं अमृता जी ने। साहित्य की दुनिया में अमृता जी का एक अपना स्थान है, एक मान है, मर्यादा है, रिस्पेक्ट है। तो बहुत सारी, मतलब सैकड़ों की संख्या में उन्होंने एक रसीदी टिकट करके भी उन्होंने बुक लिखा था, जो कि साहिर को इंडिकेट करता है। तो वो बुक लिखने के लिए इन्होंने जो कवर पेज होता है उसको बनाने के लिए ढूंढ रही थी किसी को, कि कवर पेपर कोई बना दे। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि हाँ, एक इंद्रजीत नाम का लड़का है वहां, किसी पेपर के वाले के यहाँ, पेपर वाले मीन्स के जहाँ अखबार की जो फैक्ट्री कंपनी जो भी होती थी उसमें काम करता है, वो वहां पे कवर बनाता है, तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए। तो उसका गई वो, या किसी से नंबर लिया, फोन पे बात किया, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन, उन्होंने देव करके नाम बताया, मतलब कि मैं कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। ऐसे इनकी बातें शुरू हुई। वो आए, इंद्रजीत, इमरोज ये बाद का नाम है, इंद्रजीत पहले नाम था उनका, इंद्रजीत। तो इंद्रजीत आए, अमृता जी के बुक्स का जो भी कवर बनाना था बनाया। उसके बाद अमृता जी ने कई सारे ऐसे बुक्स लिखे और कवर वो बनाते रहे। इस सिलसिले में उनका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया, और कुछ ही दिन के आने जाने के दरमियान उनके रिश्ते प्रगाढ़ हो गए। प्रगाढ़ समझिए, मैं ये नहीं बोल रही कि जिस्मानी थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली स्थिति में वो थे। गाइज, वो तो नजर रखने लगे थे अमृता जी पे। अमृता जी जब अपना काम से, टाइम से, जो बस से, क्योंकि दिल्ली में बस तो चलती हैं, हर 10 मिनट आधे घंटे में बसें 15 मिनट में आती रहती हैं, पहले भी होंगी ऐसी सुविधा क्योंकि राजधानी है वो। तो इंद्रजीत छत से देखा करते थे कि अमृता बस से जा रही, उनको बहुत बुरा लगता था। उनको लगता था कि मेरे पास अगर होता तो मैं कुछ करके देता, यही ना, बस में धक्के ना खाने देता। कुछ दिन देखते रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी साइकिल थी उनके पास, साइकिल बेच दी, जी तोड़ मेहनत किया, पैसे जोड़े और एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा उन्होंने।
और उस स्कूटर को लेकर के आए और उसी स्कूटर से वो उनको जहां जहां जाना होता था अमृता जी को, वहां वहां वो लेके जाते थे अपनी गाड़ी से, अपने सारे काम को किनारे करके। हमेशा वो अमृता जी के लिए हमेशा खड़े रहते थे, हर जगह। वो अपना काम करी, वो बाहर स्कूटर पर बैठ कर उनका इंतजार करते थे कि वो बाहर आएंगी तो फिर मैं लेके घर चलूंगा। कुछ दिनों बाद अमृता जी के घर पे ही वो शिफ्ट हो गए। गाइस मैं स्टोरी बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ, ऐसे करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा का स्टोरी बनेगा इनका, अगर मैं फास्ट भी करूंगी तो टाइम का थोड़ा बॉन्ड है। तो इन्होंने डिसाइड किया लिव इन कह लीजिए कि साथ रहने का। लोग कहते हैं कि वो अलग अलग कमरों में रहते थे, गाइस ये गलत बात है। अलग अलग कमरों में नहीं रहते थे, रात को सोते अलग अलग थे, क्योंकि अमृता जी रात में लिखने का काम करती थी और इंद्रजीत दिन में अपना ऑफिस वर्क करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी को लिखना है तो वो सो के नहीं ना लिखेगा, अपना लिखने के टाइम शांत एकांत चाहिए होता है। जैसे मैं ही अभी 12 बजने वाला है रात का और अब मैं फुर्सत में बैठ के अपनी वीडियोस बना रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इंद्रजीत जी क्या करते थे कि जब भी उनकी आंख खुलती थी रात में तो अमृता जी के लिए 1 कप चाय बना के रखाते थे। और इंद्रजीत का ही कहना था इंटरव्यू में कि मैं चाय रख के आता था, अमृता को पता भी नहीं चलता था कि मैंने चाय रख दी है, और ना ही उनको रिक्वायरमेंट होती थी कि हाँ मुझे चाय चाहिए। मेरा अपना सोच था कि जगी है तो 1 कप चाय मैं रख आता था, पता नहीं कब वो चाय देखती थी कब पीती थी मुझे नहीं पता, मैं चला जाता था। लेकिन अमृता जी की एक फ्रेंड ने बोला था कि जब वो एक बार गई थी उनके घर तब इंद्रजीत भी रहते थे और प्रीतम सिंह भी रहते थे। तो प्रीतम सिंह बाहर बैठते थे और ये लोग अपना रोमांस कर रहे होते थे, ऐसा उनकी फ्रेंड ने बोला है गाइस, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं देखने नहीं गई हूँ। क्योंकि वो गई थी तो प्रीतम सिंह बाहर ही बैठे थे, उन्होंने बोला कि अमृता अभी बिजी है, और किसी तरह से बातों बातों में उन्होंने कम से कम 1.25 घंटा उनकी फ्रेंड को बाहर ही रखा बातों में वो करके। तो एक टाइम ऐसा आया कि अमृता जी ने बोला था, ये उनकी फ्रेंड की जुबानी बोल रही हूँ मैं, कि प्रीतम जी अब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाइए, आपके यहाँ साथ रहने से मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। मीन्स कि रोज इंद्रजीत जो है वो साथ में रह रहे थे, उनके साथ रोमांस करना है, उनके साथ एक लाइफ और डे गुजारना है अच्छे से। तो जाहिर सी बात है एक हस्बैंड है घर ही में है और देख रहा, जान रहा, सुन रहा, नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनको अनकंफर्टेबल लगा होगा। प्रीतम सिंह ने कुछ नहीं बोला गाइस, अपना सामान लिया। अब ये हमको नहीं मालूम कि उसी दिन गए कि 2 दिन बाद गए या 4 दिन बाद गए, लेकिन वो चले गए वहां से और ये लोग रहने लगे। कुछ टाइम के बाद पता चला उनकी फ्रेंड को, जो जिनकी बातें मैं बीच बीच में बता रही हूँ आपको, उन्होंने प्रीतम सिंह को ढूंढा कि कहाँ है वो। ढूंढते ढूंढते उन्होंने ढूंढ लिया उनको कि एक छोटा सा कमरा जिसमें कि 2 या 3 चेयर बस रख सकते हैं, इतनी जगह थी, और उसी में वो रह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ इस हाल में हो, और उन्होंने प्रीतम सिंह ने अपना घर, पुश्तैनी घर बेच करके अमृता जी को दे दिया था घर बनवाने के लिए। अमृता जी ने जमीन खरीद लिया था, तो प्रीतम सिंह से उन्होंने बोला पैसे बेच करके दे दो मुझे। प्रीतम सिंह ने कुछ नहीं बोला, वो घर दे दिया, पैसा उन्होंने बनवा लिया, और उसी घर में सब लोग साथ रह रहे थे। जो कि बाद में अमृता जी ने बोला कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ रहने में, तो आप अपने पेरेंटल हाउस में चले जाइए जहाँ भी है। लेकिन उन्होंने वो कहीं गए नहीं, वहीं दिल्ली में ही वो रहने लगे थे छोटे से कमरे में। तो इन्होंने पूछा था कि आपको बुरा नहीं लगता कि अमृता को आपने अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी, जमीन बेच के, घर भी बेच के दे दिया, और वो वैसे रह रही हैं। तो उनका गाइस क्या कहना था कि अमृता को मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी पत्नी है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। वो जो करके खुश है, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ, उनको खुश देख के मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूँ। ये एक हस्बैंड की लाइन है। अब आते हैं इमरोज के। ये इमरोज नाम कैसे बना,
दोनों के नाम का मिला के अमृता और इंद्रजीत का जा, इन दोनों में से कुछ कुछ वर्ड्स मिला के दोनों के नाम को मिला के एक कर दिया गया। गाइस ये एक सिंबल भी होता है कि हम एक हैं। तो एक का मतलब एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की तरह ही वो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो एक कमरे में रहते थे। हाँ ये बात फैक्ट है कि एक इंसान जब रात में लिखने का काम कर रहा है तो दूसरा इंसान, जाहिर सी बात है जब कमरे दो हैं तो अलग ही रहेगा। उस लाइट जल रही होगी तो वो सो नहीं सकता, लाइट जल रही है उसको लिखना है, लिखने में उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो उसमें वो इंसान एकांत खोजता है जब कोई बड़ी चीजें लिखनी और सोचनी होती है। जब आप बुक्स लिख रहे हो तो ये रीजन हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये लिव इन में थे 60-70 के दशक में। लिव इन में रहना, वो भी हस्बैंड विदाउट डिवोर्स, तो अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन था और ये हुआ। अब गाइज ये रहने लगे इमरोज, और अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे, इंद्रजीत नहीं बोलेंगे। इंद्रजीत का नाम अब यहाँ से चेंज इमरोज बोलेंगे। अब हम लोग जो भी इनका संबोधन करेंगे इमरोज से करेंगे। तो इमरोज और अमृता रहने लगे वहां। गाइज उम्र के अंतिम पड़ाव में, अमृता जी का डेथ शायद 2005 में हुआ है, अभी 20 साल पहले। तो अमृता जी की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब हेल्थ वाइज वो काफी परेशान थी। परेशान मतलब कि अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी, बेड पर ही उनका क्रियाक्रम भी होता था। सुबह का जो क्रियाक्रम होता है उनका बेड पर ही होता था और कभी भी हो जाता था। बच्चों जैसी थी, ना वो बोल के कर सकती थी ना वो उठ करके कर सकती। 6 मंथ 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, लास्ट एज के अंतिम 2-3 सालों में उनकी ये हालत थी। और इमरोज बिस्तर साफ करते थे, उनकी पॉटी साफ करते थे, यूरिन हो जाता उस सबको साफ करते थे। कैसे बता रहे थे उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला है कि जब वो हो जाता था तो वो ऐसे गोद में इतनी पतली हो चुकी थी, इतनी हल्की हो चुकी थी कि गोद में उनको वो उठा के बाथरूम ले जाते, नल खोलते और वॉश करा के रूम में लेके आते। जब तक उनकी बहू कोई थी, वो शायद अमृता जी की बहू थी होगी, ये कंफर्म नहीं है। बहू का नाम आया, अब किसकी कौन बहू थी ये नहीं पता। तो तब तक बिस्तर चेंज कर देती थी, चादर वादर, और आके वो लेटा देते थे। उनको नहलाना, कपड़ा पहनाना, मालिश करना, जो भी काम था इमरोज ने एक माँ जैसे अपने बच्चे को करती है ना, उतनी सेवा उतनी दिल लगा के किया और 3 सालों तक किया। कभी उफ नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, और प्यार के अंतिम क्षण तक उन्होंने वो अपना प्यार निभाया, अपना धर्म निभाया, प्यार का जो धर्म होता है वो निभाया। अब गाइस आप लोगों को, हम सबको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये सही था। एक लाइन में तो मैं ये बोलूंगी कि अगर सच में प्यार हो तो प्यार के साथ ही रहना चाहिए, सच में अगर है तो। और यहाँ पे जितने भी लोग, ये 3-4 लोगों की जो एक स्टोरी बनी है, सभी लोग अपने आप में महान है। महान कहने का मतलब ये है कि प्रीतम सिंह जो उनके हस्बैंड हैं, उनकी स्थिति आप देखिए, क्या प्यार है। अमृता जी का प्यार देखिए साहिल से था, वो एक्चुअल में प्यार करती थी साहिल से, क्योंकि जब स्कूटर पे बैठ के हो जाती थी तो इमरोज का कहना था कि अमृता को लिखने का शौक था तो कुछ लिखा करती थी, और लिखने के अंदाज से मैं समझ रहा था कि वो लिखती हैं साहिर। मेरे पीठ पे वो साहिर का नाम लिखा करती थी, लेकिन वो किससे प्यार करती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये मैं जानता हूँ, और ये मैंने पूरी उम्र किया। वो किससे करते ये, अब ये स्टोरी देखिए कि अमृता जी के हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे प्यार करती हैं, वो इनको प्यार करते रहे, इनको पूरी जिंदगी जीने की छूट दी, कोई गलत कमेंट नहीं किया, कोई बेइज्जती नहीं करी। अमृता जी को देखिए कि ये प्यार करती रही साहिल लुधियानवी को,
साहिर लुधियानवी किसी और को करते रहे और बची कुची कसर जो थी इमरोज जी ने पूरी कर दी कि अमृता जी किसी को करे, मैं अमृता जी को प्यार करता हूँ और पूरी शिद्दत से, उम्र में भी छोटे थे, पूरी शिद्दत से उस प्यार को निभाया। और उनके साथ रहने के लिए जब इमरोज ने बोला तो अमृता ने बोला कि तुम जाओ, पूरी दुनिया में घूमो, घूम फिर के जब लौट के आना, तुम्हें लगे कि मैं अभी भी साथ रहना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गाइस, इमरोज ने क्या किया, उनके कमरे में ही 7 चक्कर लगाए और बोला कि मैं दुनिया घूम के आ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस तरह से उनका साथ रहने का डिसीजन हुआ था। और अमृता जी का एक लाइन है कि अजनबी तुम मुझे शाम में क्यों मिले, मिलना ही था। अजनबी मुझे तुम जीवन के शाम में क्यों मिले, मिलना ही था तो दोपहर में मिलते। दोपहर का मतलब यंग एज में मिलते, इस उम्र में आके मिले, लेकिन मैं तुम्हें मिलूंगी जरूर, ये मेरा वादा है। कब, कहां और कैसे ये नहीं पता। एक शायराना का, एक लेखिका का एक बहुत अच्छा लाइन है ये, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ शायरी के मार्फत ही बात करते हैं, इनकी बातें शायरी में ही होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा मोड़, एक ऐसा टाइम आया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे और साथ पूरा जीवन बिताया बिना किसी शादी के। इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो आज का आधुनिक में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। गाइस, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं जल्दी से खत्म करती हूँ, वीडियो बंद करती हूँ। और अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए होंगे, पुराने लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, इसमें किसका कैरेक्टर अच्छा लगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।